हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर हमको ये पता चल जाता है किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से पहले कि उसमें पुराने पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारी प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाती है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के डिटेल डिस्कशन लेके आई हूँ जो हमारे मैथ्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है लॉ में, स्पेशली यूपीएससी में। अगर हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें से किस तरह से पूछे तो हमारी प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2019 के पेपर से। क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा लॉ में 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, ये हमारा 2019 क्वेश्चन फर्स्ट है। किसी भी क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग के पहले हमें उस क्वेश्चन में से मेन की पॉइंट्स फाइंड कर लेना चाहिए। अगर हम मेन की पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं तो हमारी आंसर राइटिंग और भी इजी हो जाती है। या किसी चीज़ के ऊपर आंसर लिखना या उसमें से पॉइंट निकालना हमारे लिए और भी इजी हो जाता है कि हमको किस तरह से पॉइंट निकालने हैं और उसमें ऐड करने हैं, या वर्ड लिमिट्स के हिसाब से हमें कितने पॉइंट उसमें ऐड करने चाहिए। अगर हम उसके की पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो चलिए हम पहले इसके की पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके 3 की पॉइंट निकाले हैं। सबसे पहला की पॉइंट हमने निकाला है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। जैसा कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस इसका पहला पॉइंट निकाला है कि, ठीक है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस क्या होता है हमको ये निकालना है। दूसरा, रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस क्या रिलेशन है लेजिस्लेशन पावर सेंटर और स्टेट के बीच का। ठीक है, तो हमने सेकंड की पॉइंट क्या निकला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और इसका पीथ एंड सब्सटेंस से क्या रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी कानून बनता है उसका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। इस चीज़ से हमको और इजीली वे में समझ में आ जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे डिसीजंस देती है जिन्हें हम लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस बोलते हैं, इससे हमको चीज़ें और डिटेल में और अच्छी तरह समझ में आती है कि ये चीज़ें कब अप्लाई होती है और किस तरह से अप्लाई होती है। तो हम लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस भी लास्ट में इसका देखेंगे। नेक्स्ट, तो हमने पहला पॉइंट क्या निकाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसका मतलब समझेंगे। पीथ मीन्स ट्रू नेचर मतलब असली स्वभाव। किसी भी चीज़ का असली स्वभाव क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेचर का असली स्वभाव क्या है, इन्वायरमेंट का असली स्वभाव क्या है। कभी भी एक टाइम टू टाइम पे उसकी बारिश होती है, एक टाइम टू टाइम पे धूप पड़ती है। अगर हम अगर सेंटर में रहते हैं इंडिया के, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ पे कभी भी बर्फ़ गिर पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग होता है, साउथ का टेम्परेचर बहुत अलग होता है। तो ये ट्रू बिहेवियर है, ट्रू नेचर है, असली स्वभाव है क्लाइमेशन का, लेकिन सब दूर अलग अलग है। ठीक है, सब्सटेंस मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, उसे हम सब्सटेंस बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम हमारे लॉ में बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब होता है द ट्रू नेचर ऑफ लॉ। मतलब जो भी हमारा लॉ का असली स्वभाव है उसे बाहर निकाल के लेके आना हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस का काम है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा मतलब क्या निकाला था, रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, अब हमको इससे रिलेट करना था कि इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से हमको उसका रिलेटिंग करना था। तो हम इससे पहले ये समझेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट क्या है। तो ये शेड्यूल
7 में कहाँ गया, शेड्यूल 7 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है 3 लिस्ट। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट बोले तो हमारे सेंटर की लिस्ट। ठीक है, जो भी सेंटर में जो पावर्स लिस्टेड की गई हैं उस पर सिर्फ पार्लियामेंट या सेंटर को ही अधिकार है कानून बनाने का, उसमें स्टेट लिस्ट बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट, द स्टेट लिस्ट legislature has in normal circumstance exclusive power to make laws with respect to any of the matter inherited in the state list। स्टेट लिस्ट में जो पावर्स लिस्टेड की गई है उसमें सिर्फ स्टेट को ही अधिकार है पावर बना लॉ बनाने का, उसमें सेंटर या यूनियन या पार्लियामेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर करने का उसका कोई राइट नहीं है। ठीक है, इन दोनों का इंटरफेयर करने का राइट फिर कहाँ पे बनता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें लिस्टेड हैं उसी में पार्लियामेंट और स्टेट को अधिकार है लॉ बनाने का। ठीक है, और एक दूसरे के मामले में बोलने का। इसमें दोनों ही मिलके चाहे तो लॉ बना सकती है या दोनों चाहे तो अलग अलग या सबसे पहले लॉ बना सकती है। लेकिन यूनियन और स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें लिस्टेड है उसमें दोनों एक दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। अब हम इसे आगे और डिटेल में समझेंगे। सो if there is any confusion regarding the subject matter, especially when it is confusing to decide whether it belong to union list or state list, the doctrine of faith and substance is used। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है कि स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट यानी कि हमारे सेंटर या पार्लियामेंट जब भी स्टेट लिस्ट में लिस्टेड चीज़ों पे कानून बनाती है या हमारी स्टेट यूनियन लिस्ट में लिस्टेड पे कानून बनाती है या इनमें से किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है कि ये सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ में है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस का इसमें यूज़ होता है ये फाइंड करने के लिए कि वो सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ में लिस्टेड है। द डॉक्ट्रिन हैज़ बीन अप्लाइड इन इंडिया ऑल्सो टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी इन द अदरवाइज रिजिड स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडिया में पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन की कठोर योजना में जो लचीलापन प्रदान करने के लिए भी इस डॉक्ट्राइन को लागू किया गया है। ठीक है, मतलब जो ठोसपन है, ठीक है, जो विवाद उत्पन्न होता है यूनियन और स्टेट लिस्ट के बीच कानून को बनाने को लेकर कि सब्जेक्ट मैटर किस लिस्ट में है, तो उसमें फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हम इस कानून का यूज़ करते हैं ताकि यूनियन और स्टेट लिस्ट में कानून को बनाने को लेकर कोई भी विवाद ना हो और इजीली किसी को बुरा भी नहीं लगे और इजीली लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें जो उनके सब्जेक्ट मैटर है उसी पे। ठीक है, द रीज़न फॉर द एडॉप्शन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, तो इस डॉक्ट्राइन को एडॉप्ट करने का क्या कारण था, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या कारण था? द डॉक्ट्राइन स्टेट दैट विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स द स्टेट एंड द यूनियन लेजिस्लेचर आर मेड सुप्रीम, दे शुड नॉट इंकरेज अपॉन द स्फीयर डिमार्केटेड फॉर द अदर। यह डॉक्ट्राइन बताता है कि उनके जो संबंधित क्षेत्र हैं स्टेट और यूनियन लिस्ट के, जो हमारे उनके संबंधित स्टेट और यूनियन लिस्ट के जो संबंधित क्षेत्र हैं उन्हें बहुत सर्वोच्च बना दिया गया। उन्हें जो दूसरी लिस्टेड मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर उनके में लिस्टेड किए गए हैं उन्हें एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, मतलब इनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हम 2 भाई बहन हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए चॉकलेट लेके आते हैं बराबरी से। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको क्या थोड़ा लालचपन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं
या हमारा छोटा भाई बहन होता है, जो बड़ा भाई बहन होता है, तो हम उससे चॉकलेट छीनते हैं, बल्कि ये चीज़ गलत होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपनी ही चॉकलेट खानी चाहिए। ऐसा ही हमारा स्टेट एंड सेंटर भी करती है। उनमें जो पावर्स, जो सब्जेक्ट मैटर लिस्टेड हैं, उन पे इंक्रोच करने की कोशिश करती है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी वो ऐसा करती है तो हमारा द डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस अप्लाई होता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस को अप्लाई करती है। However, if one among the state and the center does encourage upon the spare, the court will apply the doctrine of peace and substance। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा होता है, जब भी स्टेट और सेंटर अतिक्रमण करने की कोशिश करती है एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर्स पर, तो सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत को अप्लाई करती है पीस एंड सब्सटेंस के। मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगी। जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 में, तो द पावर इन demarcated as per section 100 of the Government of India Act 1935 was so rigid and stringent that it gave no scope to the application of the doctrine of peace and substance। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के सेक्शन 100 के अनुसार सबके अधिकार जो लिस्टेड, जो उनके अधिकार थे स्टेट और सेंटर के जो उनके अधिकार जो लिस्टेड थे, वो इतने कठोर और कड़क थे कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस चीज़ को, इस सिद्धांत को अप्लाई किया जाएगा कभी। कोई गुंजाइश नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट सेक्शन 100 के अनुसार उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है कि लिस्टेड करने के बाद भी सब्जेक्ट मैटर्स पे एक सेंटर और स्टेट एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर्स पर इंक्रोचमेंट करेगी। सब्सिक्वेंट टू द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949, व्हेन सच इंसिडेंटली इंक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टेक प्लेस, कोर्ट्स विथ द एड ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस डिसाइड द वैलिडिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ इनैक्टमेंट। एंड 1914 में जब भारतीय संविधान हमारा लागू किया गया था, तो लेजिस्लेटिव पावर्स एकदम से एक दूसरे की पावर्स पे इंक्रोचमेंट करने लगी थी। जैसे सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बनाना, कभी सब्जेक्ट का स्टेट, कभी सेंटर का स्टेट के सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बनाना। एकदम से ऐसा अतिक्रमण होने पर हमको ये डॉक्ट्राइन अप्लाई करना पड़ा। कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन की सहायता से वैधता तय कर रखी थी इसकी, ठीक है। द डॉक्ट्राइन एग्जामिन्स द ट्रू नेचर एंड सब्सटेंस ऑफ द लेजिस्लेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच लिस्ट इट बिलोंग टू। यह डॉक्ट्राइन, यह सिद्धांत कानून की वास्तविक प्रकृति और सब्सटेंस की जांच करता है, ठीक है। मतलब ये डॉक्ट्राइन पता लगाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो उस स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है या नहीं, या सेंटर लिस्ट में लिस्टेड है या नहीं। अगर सेंटर ने उस पर लॉ बनाया है तो सेंटर में लिस्टेड होना ज़रूरी है उसका, और अगर स्टेट ने उस पर लॉ बनाया है तो स्टेट में उसका लिस्टेड होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत को लागू करती है। दिस डॉक्ट्रिन वॉज फर्स्ट अप्लाइड एंड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द FN बलसरा केस। यह सिद्धांत 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डॉक्ट्रिन FN बलसारा के केस में अप्लाई किया था, ठीक है। तो हम आगे FN बलसारा का केस देखते हैं कि FN बलसारा का केस क्या था। अब हमने जैसे क्वेश्चन में से हमारा 3rd पॉइंट फाइंड किया था, द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस। तो हमारा पहला केस यही था, स्टेट ऑफ बॉम्बे vs FN बलसारा केस 1951 का ही केस था। और 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। और उसके बाद ही 1951 में मतलब ऐसा होना चालू हो गया था।
तो हम ये केस डिटेल में समझेंगे कि क्या था इस केस में और क्या नहीं था। तो हम चलते हैं और उस केस को डिटेल में समझते हैं। तो जो एफएन बल्सारा थे, ठीक है, ये अल्कोहल का बिजनेस करते थे। तो ये हाई कोर्ट में इनने प्लीड किया कि जो हमारा स्टेट बॉम्बे था उसने एक एक्ट बनाया था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें अल्कोहल का बिजनेस करना या अल्कोहल बेचना या ख़रीदना सख्त बैन था। तो इससे एफएन बल्सारा का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वो इसी चीज़ का बिजनेस करते थे। तो वो हाई कोर्ट में पिटिशनर लेके पहुंच गए और उन्हें प्लीडेड कर दी द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट वॉज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डस इट मैट डिक्लेयर वाइट। ठीक है, उन्होंने याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(g के उल्लंघन पर बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का उल्लंघन किया गया था, इस प्रकार इसे शून्य घोषित किया जाना चाहिए। उनका कहना क्या था कि आर्टिकल 19(1)(g कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g के हिसाब से बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को वाइड घोषित किया जाए। तो आर्टिकल 19(1)(g में क्या था हमारा, मैं आपको इसमें बताती हूँ। आर्टिकल 19(1)(g में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब किसी भी चीज़ में बिजनेस करने के लिए हर इंसान को फ्रीडम है आर्टिकल 19(1)(g में और कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उसमें जिसके लिए हमको लाइसेंस चाहिए पर, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पे लगा दिया प्रोहिबिशन एक्ट। तो वो बिजनेस कैसे कर पाते? तो इसका सब्जेक्ट क्या था वैसे? इन दिस केस इट हैज़ बीन कंसिडर हैज़ टू वेदर अंडर द प्रोहिबिशन एक्ट द कीपिंग ऑफ अल्कोहल मेक्ड मेडिसिन एंड टॉयलेट गुड देयर सेलिंग एंड बाइंग एंड यूजिंग कैन बी प्रोहिबिटेड और नॉट। इस मामले में यह माना गया है कि क्या प्रोहिबिशन एक्ट के तहत शराब मिश्रित दवा रखने और उनके बेचने और ख़रीदने और उपयोग करने वाले टॉयलेट को अच्छी तरह से प्रोहिबिट किया जा सकता है या नहीं। इसी पे हाई कोर्ट पे विवाद चलता रहा। तो हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया लास्ट में? हाई कोर्ट याचिकाकर्ता के आरोप से सहमत था, ठीक है, और कुछ अन्य लोगों के साथ सहमत नहीं था, कुछ चीज़ों के साथ सहमत नहीं था। यह घोषणा की कि एक्ट के कुछ प्रावधान तो लीगल है जबकि कुछ अमान्य है। ये हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया। तो agreed with the permission of High Court went to the Honorable Supreme Court. Both the state government and Balsara filed an appeal in the Supreme Court against the High Court decision. लेकिन एफएन बल्सारा और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हाई कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। किसकी परमिशन लेके? हाई कोर्ट की परमिशन लेके। तो हाई कोर्ट की परमिशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया लास्ट में हमारी? सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के उन प्रावधानों को अवैध घोषित किया जो शराब मिश्रित दवाओं और शौचालय के सामानों को रखने, उन्हें बेचने और खरीदने और संविधान आदि के आर्टिकल 19(1)(g के उल्लंघन के रूप में उपयोग कर रहे थे। अब बाकी प्रावधानों का कानूनी बताया। यह भी तय किया गया कि एक अधिनियम एक्ट कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित करके पूर्ण रूप से अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या बताया उनने कि अगर किसी एक्ट में कुछ प्रावधान अवैध हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा एक्ट ही अवैध घोषित हो गया। उसमें कुछ सेक्शंस हमारे ऐसे हैं जो वैध भी कर सकते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन सुनाया कि इस एक्ट में सारे सेक्शंस अवैध नहीं है, कुछ मान्य भी हैं। तो the principle of law laid down is that if the state government has enacted an act
द सब्जेक्ट ऑन विच इट कॉन्स्टिट्यूशनली empowered टू डू सो. द एक्ट इज लीगल. कानून का सिद्धांत यह है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ने उस विषय पर एक एक्ट बनाया है जिस पर ऐसा करने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है. मतलब स्टेट अल्कोहल से मैटर किस कहाँ लिस्टेड है, स्टेट लिस्ट में स्टेट है किसमें, एंट्री 31 ऑफ लिस्ट सेकंड. ठीक है, एंट्री 31 में अल्कोहल के ऊपर स्टेट लिस्ट जो भी कानून है वो बना सकती है. मतलब स्टेट इसमें फुल राइट था स्टेट को इस पर कानून बनाने का. तो यह कानून ही है. ठीक है, मतलब जिस स्टेट ने, बॉम्बे ऑफ स्टेट ने अल्कोहल पे अगर कोई कानून बनाया है तो वो कानून है. पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा अल्कोहल से मिक्स्ड सामान को. सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये लास्ट में डिसीजन सुनाया. थैंक यू फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें. और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं. मैं आगे आने वाली वीडियो में अपनी गलतियाँ ज़रूर सुधारूँगी. और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे वापस बताइए, मैं आपको वापस वो समझाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू.